हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी की देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी के जनक कौन है? तो इसके जनक हैं अरस्तु। बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बायोलॉजी को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। बायोलॉजी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक जूलॉजी में, जूलॉजी, और दूसरा है बॉटनी। ठीक है, बायोलॉजी को हम दो पार्टों में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में क्या होता है? जंतुओं का अध्ययन होता है। बॉटनी वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके जनक हम देखेंगे तो जूलॉजी के जनक कौन है? तो अरस्तु ही हैं। जनक अरस्तु हैं। बॉटनी के जनक कौन है? तो बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बायोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएगा। जूलॉजी का पूछिएगा तो इसके जनक हो जाएंगे अरस्तु। इसके बाद बॉटनी के जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सेल कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेल क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे विस्तृत से। तो जैसा कि सेल का अर्थ होता है कोशिका। ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी पार्ट। ठीक है, तो हम इसे कर सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी या सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज या कोशिका विज्ञान के जनक जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। कोशिका मानव शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है। बात करते हैं सबसे पहले मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो जो रॉबर्ट हुक हैं, सबसे पहले इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। डेड सेल की खोज की थी। फिर इसके बाद एंटोनियो लियोन हॉक आए। एंटोनियो लियोन हॉक, एंटोलियन हॉक। ठीक है, एंटोनियो लियोन हॉक
इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनियो लियोन हॉक ने की। जीवित कोशिका की खोज की। बात करते हैं कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, या कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। ये आपसे पूछता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, और जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो एंटोनियो लियोन हॉक ने की। बात करते हैं कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका? तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है सेल या कोशिका, यह शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी कोशिका सेल माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा होता है। अब बात करते हैं ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी कोशिका या सबसे बड़ी कोशिका देख लेते हैं पहले। सबसे बड़ी कोशिका, ग्रेटेस्ट सेल क्या हो जाएगा? ये होता है ओवम। ठीक है, जो फीमेल का अंडाणु होता है ओवम होता है, वह ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी कोशिका होता है। ठीक है, फीमेल का ओवम। बात करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ये तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई ओवम। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। ठीक है, मेल की स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका तो फीमेल ओवम सबसे बड़ी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी का। और सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगी? तो मेल स्पर्म सबसे छोटी कोशिका होती है ह्यूमन बॉडी का। अगर ओवरऑल पूछेगा सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका होता है। और सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, बात करते हैं सबसे लंबी तंत्रिका इन ह्यूमन बॉडी का। सबसे लंबी कोशिका या सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, कहाँ होता है? तो ह्यूमन ब्रेन में होता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र, यह ह्यूमन ब्रेन में होता है। ठीक है, कोशिका विभाजन की बात करते हैं। कोशिका विभाजन ठीक है, कोशिका विभाजन मतलब कि सबसे
तेज इसकी पुनर्निर्माण जो होती है, तो हम कह सकते हैं पुनर्निर्माण की क्रिया जैसे कहीं पर टूट फूट होती है तो तुरंत नई कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो हम बात करते हैं सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो लीवर में होता है। सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, कोशिका विभाजन तो लीवर में होता है, ठीक है, जिसे यकृत कहते हैं। ठीक है, सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो लीवर में होता है। सबसे धीमा कोशिका किसमें होता है, यानी सबसे धीमा कोशिका विभाजन किसमें होता है, तो तंत्रिका तंत्र में होता है। ठीक है, कहने का मतलब है यदि लीवर में कहीं टूट फूट होती है तो उसका कोशिका विभाजन के दौरान वह ठीक हो सकती है, लेकिन यदि आपके मस्तिष्क में ब्रेन में कहीं पर अगर चोट हो जाते हैं तो कहते हैं ब्रेन में अगर चोट लग गया तो इंसान की डेथ हो सकती है। तो इसमें सबसे धीमी तंत्रिका तंत्र होती है। लीवर में कहीं भी कुछ होता है तो दूसरी कोशिका का निर्माण वहाँ से हो सकता है, कोशिका विभाजन हो सकती है, पर तंत्रिका तंत्र में ऐसा नहीं है, मस्तिष्क में ऐसा नहीं है। अगर एक बार चोट लग गया, अच्छे से चोट लग गया तो इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, सेल वॉल की। ठीक है, सबको हम देखते हैं एनिमल सेल क्या होता है और ह्यूमन सेल, दोनों की हम चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन पढ़ने से पहले, सेल के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे एनिमल सेल के बारे में। आपके सामने फिगर लगा हुआ है और ये ह्यूमन सेल है। ठीक है, ह्यूमन सेल और यह है एनिमल सेल। ठीक है, देखिए सेल, एनिमल सेल में क्या होता है, लाइसोसोम होता है, ठीक है, राइबोसोम्स होता है, सीलियम होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर इसका न्यूक्लियर पोर होता है। ठीक है, इसका न्यूक्लियस होता है, इसमें इसका ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियर एवलप होता है। ठीक है, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यहाँ पर यह माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, इसमें साइटोप्लाज्म होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या क्या कॉमन हो सकता है दोनों में। ठीक है, इसका सेक्रेटरी वेसिकलस होता है, गोल्जी काय होता है जिसे कहते हैं, अब प्लेक्सिमस, ठीक है, प्लेक्सिमसोम होता है, इसके बाद सेंट्रोसोम होता है, फिर इसका सेंट्रियोल होता है। ये सब होता है किसमें, एनिमल सेल में। अब हम देखते हैं ह्यूमन सेल में क्या क्या होता है। तो ह्यूमन सेल में देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, फिर इसके बाद इसको क्रोमैटिन है, राइबोसोम्स है, फिर सेंट्रियोल्स है, माइट्रो माइक्रोट्यूब ट्यूबलेस है, माइक्रोट्यूबल्स है। ठीक है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यह ह्यूमन सेल है। इसके सेक्रेटरी वेसल्स है, इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गाल्जी का है, फिर लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके बाद न्यूक्लियर न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर एनवलप है। ठीक है, इनके बारे में सभी एनवलप है और इनके सभी बारे में डिटेल्स हम पढ़ते हैं, पर हम इसको फिगर में हम देख लिए कि क्या क्या इसमें है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एनिमल सेल में क्या पाया जाता है और ह्यूमन सेल में क्या पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। ये केंद्रक होता है और यहाँ पर कुछ ऐसी संरचना होती है और इसमें द्रव भरे होते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। तो यह जो आकृति होती है इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, इससे हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली।
ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ये कोशिका के अंग होता है, कोशिका के अंग होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका के ही एक अंग है। ये अर्ध पर ये झिल्ली जो होती है अर्ध पारगम्य की झिल्ली बनी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? तो अर्ध अर्ध पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य से क्या संबंध है? जैसे मान लीजिए हम लोग किशमिश लेते हैं, किशमिश को जल में डालते हैं, तो किशमिश पहले तो कुछ ऐसी ऐसी संरचना होती है, लेकिन जैसे ही हम जल में डालते हैं तो किशमिश कैसी होती है? फूल जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो किशमिश का जो बाहरी झिल्ली है वो कैसी है? अर्धपारगम झिल्ली। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो सांद्र जो रस भरा हुआ था वो शांत था, और यहाँ पे जो जल भरा हुआ था वह रिस रिस के इसके अंदर चला गया, इसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से किशमिश क्या हो गया? फूल गई। तो यह इसका जो बाहरी आवरण किस तरह के कार्य किया? तो अर्धपारगम झिल्ली की तरह कार्य किया, जिसकी वजह से यहाँ के जो जल है इसके अंदर आसानी से प्रवेश कर गए। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली का मतलब है कि जल के कण या किसी के कण क्या होते हैं? आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। ठीक है, कोशिका के अंग होते हैं, अर्धपारगम में बने होते हैं। ये क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, यह दोनों में पाया जाता है, एनिमल और प्लांट में दोनों में पाया जाता है। एनिमल प्लस प्लांट। ठीक है, अगर हम बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो यदि आपसे पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए दोनों में, एनिमल्स में और प्लांट्स में, दोनों में। ठीक है, जंतु में अब ये यहाँ पे ये बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि ह्यूमन में पाया जाता है कि नहीं। एनिमल में हमारे हम ह्यूमन भी आते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। यही एक ऐसी है चीज जो दोनों में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। ये आपका सेल हमने पढ़ा। ठीक है, कोशिका भित्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जिसमें होता है या जो उसकी प्रोटेक्शन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये इसके जो बाहर का जो आवरण दिख रहा है ये क्या हो गया? ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल हो गया, और यह क्या हो गया? सेल वॉल। सॉरी अगर कुछ गलत बोले हैं तो, सेल वॉल। ठीक है, आप पादप पेड़ पौधों को देखे होंगे तो जो बाहरी उसका जो छाल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, जो कोशिका को क्या प्रदान करती है? मजबूती प्रदान करती है। ये सेल वॉल क्या करती है? कोशिका को मजबूती प्रदान करती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सेल की सुरक्षा करती है। ठीक है, यह पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, सेल वॉल केवल पादप में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। एनिमल में यह अनुपस्थित होता है। ठीक है, बात करते हैं जो सेल वॉल है किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, और यह सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो प्रोटीन का बना होता है। यदि आपसे पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, तो प्रोटीन का होना चाहिए, आंसर होना चाहिए आपका। सेल वॉल किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है।
बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है। इसमें 85% जल होता है, 85% क्या होता है, जल पाया जाता है। ठीक है, और ये जो बीच बीच में भरे हुए हैं क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य होते हैं। साइटोप्लाज्म इसमें बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। ठीक है, साइटोप्लाज्म हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। बात करते हैं साइटोप्लाज्म की खोज किसने की, कोशिका द्रव्य की खोज किसने की, तो पुरकिंजे ने की, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य का सिद्धांत या खोज किसने की, तो पुरकिंजे ने दी। ठीक है, बात करते हैं कि जीव द्रव्य जो है या कोशिका द्रव्य जो है जीवन का आधार होता है। जीव द्रव्य क्या होता है, जीवन का आधार होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, जीवन का आधार होता है। अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं, सूत्रकणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की। अल्टमैन ने इसकी खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमैन ने खोज की। इसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, पावर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, या इसे शक्तिगृह भी बोलते हैं, हिंदी में शक्तिगृह या पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की दीवारों को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। इसमें ही डीएनए पाया जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की दीवार है, इसमें ही क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है, डीएनए। इसमें डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, डीऑक्सी न्यूक्लियोक एसिड। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ग्लूकोज टूटती है। ठीक है, किस फॉर्म में टूटती है इसकी हम बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, 38 एटीपी या क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया चलती है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया चलती है। इसमें क्या होता है, 38 एटीपी एटीपी टूटकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। एक ग्लूकोज बनाती है, तो 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण करती है। ठीक है, जिसे हम कैलोरी में अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.2
किलो कैलोरी। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। क्रेब्स चक्र प्रक्रिया क्या होती है? इसमें एटीपी जो हम लोग भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, तो जो ऊर्जा होती है एटीपी के रूप में संचित रहती है, वही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। जब हमको एनर्जी की आवश्यकता होती है तो वही एटीपी टूट करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज होता है। इसे किलो कैलोरी में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.2 किलो कैलोरी हो जाती है। हम यहाँ से कह सकते हैं ये ग्लूकोज बनने की क्रिया ही क्या कहलाती है? क्रेब्स चक्र कहलाती है। तो ग्लूकोज बनने की क्रिया क्रेब्स चक्र कहलाती है। ठीक है। क्रेब्स चक्र में ही हमने बताया क्या होता है, एटीपी का टूट करके ग्लूकोज में निर्माण होता है, जो हमारी एनर्जी का पूर्ति करती है। ठीक है। इसमें गाल्जी गाली बॉडी होती है जो ऊर्जा का परिवहन करती है। गॉल्जी का या गॉल्जी बॉडी होती है। ये गॉल्जी बॉडी क्या करती है? ऊर्जा का परिवहन करती है। ऊर्जा का परिवहन करती है। ठीक है। क्रेब्स चक्र में तो क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। 38 एटीपी टूट कर एक ग्लूकोज का निर्माण करती है, यही एनर्जी रहती है। तो ये जो गॉल्जी बॉडी होती है यही इस ऊर्जा को क्या होती है, जहाँ पे हमें आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को लेके जाती है। यानी कि गॉल्जी बॉडी क्या करती है? ऊर्जा का परिवहन करती है। ठीक है। ऊर्जा का परिवहन करती है, तो ऊर्जा को ढोने का काम करती है। जैसे सवारी गाड़ी कहते हैं, सवारी गाड़ी का काम क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान को यात्रीगढ़ को ले जाना होता है। तो ये एनर्जी जो होती है वो किसके थ्रू ले जाई जाती है? तो गॉल्जी बॉडी के थ्रू एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाई जाती है। ठीक है। अब हम देखेंगे राजधानी। राजधानी जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स बोलते हैं राजधानी। यह क्या होता है? इसका जो काम होता है, सबसे पहले कहाँ पाया जाता है? तो सेल में ही पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है? तो जल का अवशोषण करता है। राजधानी क्या होते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। जल का अवशोषण करती है या अवशोषण करते हैं। ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो राजधानी है या वैक्यूल्स है, ये एनिमल की अपेक्षा प्लांट्स में अधिक होते हैं। ठीक है। प्लांट्स में अधिक होते हैं तभी तो जल का अवशोषण होता है। आपने सुना होगा कि जाइलम जो होता है वो जल का अवशोषण करता है, और फ्लोएम क्या होता है? खनिज लवणों का शोषण करती है। तो एनिमल की अपेक्षा, जंतु की अपेक्षा पेड़ पौधों में ये राजधानी क्या होती है? अधिक कारगर होती है, क्योंकि इसमें राजधानी का कार्य क्या होता है? जल का शोषण करना। सबसे अधिक जल का शोषण कहाँ होता है? तो पेड़ पौधों में ही होता है। तो एनिमल की अपेक्षा प्लांट्स में राजधानी अधिक होती है। जल का शोषण अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे सेंटोसोम्स। सेंटोसोम इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है। कोशिका विभाजन इसमें होता है। सेंट्रोसोम में क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। जैसे कि सबसे अधिक सेंट्रोसोम्स किसमें विकसित होता है? तो छिपकली में ज्यादा पाया जाता है। छिपकली में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। आप देखते हैं छिपकली की पूंछ जब कट जाती है या फिर किसी के टच होने पर
क्या होती है, उसने पूँछ को गिरा देती है या टूट जाती है, तो उसकी पूँछ फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, निकल आती है। ठीक है, चूहे की पूँछ अगर कट जाती है फिर कुछ दिन में विकसित होती है। सबसे अधिक क्या होता है, सेंट्रोसोम्स किसमें विकसित होता है, छिपकली में ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, छिपकली की पूँछ में यदि उसकी पूँछ कट जाती है तो फिर से पुनः विकसित हो जाती है। सबसे अधिक बात करेंगे किस में होता है, ह्यूमन बॉडी में, ये होता है लीवर में, हमने बताया था। ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक सेंट्रोसोम्स कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, यकृत में होता है। ठीक है, और सबसे कम सेंट्रोसोम्स कहाँ पाया जाता है, तो इसको भी हमने बताया था, सबसे कम ब्रेन में पाया जाता है। सबसे कम कोशिका विभाजन किस में होता है, तो ये ब्रेन में होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं, ब्रेन या न्यूरॉन में होता है। ठीक है, दोनों दे सकता है। तो यदि कोशिका विभाजन इसमें अधिक होने लगेगा तो जिसे बोलते हैं ब्रेन ट्यूमर हो गया है, तो इंसान की यहाँ पे डेथ होने की संभावना अधिक हो जाएगी। ठीक है, इसलिए लीवर में होता है, कुछ टूट फूट होती है तो यह क्या हो जाता है, कोशिका विभाजन होकर ठीक हो जाता है। और इसमें अगर होता है तो अगर अधिक होने लगेगा तो यह प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो हमने देखा सेंट्रोसोम्स को देखा। अभी तक हमने ओवरऑल क्या क्या देखा उसकी बात कर लेते हैं। इसमें हमने देखा अभी तक हमने देखा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रो साइटोप्लाज्म देखा, कोशिका द्रव्य, वैक्यूल्स हमने देखा जिसे राजधानी बोलते हैं, सेंट्रोसोम्स हमने देखा। ठीक है, सेंट्रोसोम्स कोशिका विभाजन हमने देखा, गोल्जी बॉडी हमने भी देख लिया, इसमें गोल्जी बॉडी देख लिया। अब इसमें हम देखेंगे एंडिकुलम रेटिकुलम, एंडोक्राइन रेटिकुलम देखेंगे। ठीक है, फिर राइबोसोम्स देखेंगे इसमें, फिर लाइसोसोम देखेंगे। बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है, अभी इन सबको हम देखेंगे। हमने देखा यम देख लिया, सी देख लिया, वी देख लिया, से अभी हमने वैस्कुलस बोलते हैं, राजधानी बोलते हैं, जल का शोषण करती है। सेंट्रोसोम देखिए, गाली बाड़ी देख लिया, ऊर्जा का परिवहन करती है। अभी इन तीनों चीज को हम देख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, एक वैज्ञानिक थे एक्सले, इन्होंने कोशिका को जीवन का भौतिक आधार कहा है। कोशिका को जीवन का भौतिक आधार भौतिक आधार कहा है। किसने कहा है, कोशिका को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है, तो हेक्सले ने कहा है। हेक्सले ने कोशिका को जीवन का भौतिक आधार कहा है। ठीक है, बात करते हैं एंडोक्राइन रेटिकुलम। हम एक बार इसको फिगर दिखा देते हैं आपको, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, वेस्कुलस हमने देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देख लिया, साइटोप्लाज्म भी देख लिया, मैट्रिक्यूबल्स। ठीक है, इसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसी को हम देखेंगे। तो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ पर है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है सब। ठीक है, इसमें देखते हैं एनिमल वाले में, तो एनिमल में देखिए क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पर है, ये जो संरचना पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और ये क्या है, गाल्जी बॉडी है, और यहाँ पे यह गाल्जी बॉडी है। ये क्या करते हैं, ऊर्जा का परिवहन करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम देखेंगे यह कोशिका को फुला कर रखती है। यह कोशिका को फुला कर रखती है। ठीक है, यह कोशिका को संकुचित नहीं होने देती है, यह कोशिका को सिकुड़ने नहीं देती है। एंडोप्लाज्मिक का कार्य है कोशिका को फुला के रखना। ठीक है, तो इसका मेन कार्य क्या है एंडोप्लाज्मिक का? कोशिका को फुला कर रखना। अब हम बात करेंगे राइसोसोम्स की। फुल फॉर्म हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह कोशिका को फुला कर रखती है। बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? यह प्रोटीन का निर्माण करती है। राइबोसोम्स का कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण करना। ठीक है, राइबोसोम्स का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पाए जाते हैं, यानी कि जो राइबोसोम्स होते हैं 70S प्रकार के और 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स में 70S प्रकार के और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। 70S प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? वे छोटे छोटे सूक्ष्मतम बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक में छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया, ठीक है, पाए जाते हैं। यानी कि अगर हमको बताना हो कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक जैसे छोटे छोटे जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कोरोना वायरस था, को इसको हम अपनी आंखों से देख सकते थे? नहीं देख सकते थे। तो जो वायरस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते हैं, उसमें उनको प्रोकैरियोटिक में कहा जाता है और उसमें राइबोसोम्स पाया जाता है 70S प्रकार के। ठीक है, और जैसे एनिमल्स हो गए, ह्यूमन हो गए, उनमें उनको यूकैरियोटिक में कहा जाता है, यूकैरियोटिक, और उनमें राइबोसोम्स जो पाया जाता है 80S प्रकार के होते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यूकैरियोटिक में कौन आते हैं? एनिमल्स एंड प्लांट्स आते हैं। ठीक है, और भी कुछ जीवाणु होते हैं जिन्हें हम अपनी आँख से देख सकते हैं, तो उनमें राइबोसोम्स 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। लाइसोसोम ठीक है, लाइसोसोम को हम यल से डिनोट करते हैं। यह इसका कार्य क्या होता है? तो सफाई का कार्य करता है। इसका काम क्या होता है? सफाई करने का। जो कोशिकाएं मृत हो जाती हैं उनको सफाई करती हैं। लाइसोसोम सफाई करने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? आंतरिक पाचन की क्रिया होती है। लाइसोसोम में आंतरिक
पाचन की क्रिया होती है। आंतरिक पाचन क्रिया कहाँ पर होती है? तो लाइसोसोम्स में होती है। और सफाई का कार्य, या फिर कह सकते हैं इसमें सफाई कौन करता है? जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनको सड़ा गला कर हटाता कौन है? तो लाइसोसोम करता है। ठीक है, इसे हम कह सकते हैं आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम्स को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम्स में। लाइसोसोम्स में क्या होता है? हाइड्रोलैक्टिक या जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें हाइड्रोलैक्टिक हाइड्रोलैक्टिक या जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलैक्टिक या जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। यह हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम क्या होता है? एक एंजाइम है, एंजाइम्स का बॉन्ड्स होता है। इसमें ही सभी क्रियाएं घटित होती हैं, जो अपघटन की क्रियाएं होती हैं इस हाइड्रोलैक्टिक के द्वारा ही अपघटित होती हैं। जैसे प्रोटीन का पाचन किसमें होता है? एस्टर होता है, ठीक है, पेप्टाइड होता है। तो यह इसी के माध्यम से सभी क्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस से हम एन से डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। ठीक है, ये पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। पूरे या संपूर्ण कोशिका को कंट्रोल करता है। पूरे कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है? कोशिका का एक तरह से ब्रेन है। जिस तरह से ब्रेन हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है, इस तरीके से यह पूरे कोशिका को कंट्रोल करती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यह कोशिका का ब्रेन है। कोशिका का ब्रेन है। ये आपसे पूछ सकता है सेल ब्रेन किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहते हैं। कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, पूरे कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इसे केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को केंद्रक कहते हैं। बात करते हैं इसकी खोज। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, या केंद्रक की खोज किसने की थी? तो खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है, न्यूक्लियस की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की। इस न्यूक्लियस में ही क्या होती है? इसमें डीएनए प्लस प्रोटीन प्लस 90% जल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस में डीएनए प्रोटीन प्लस 90% क्या होता है? जल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या देखा, एक बार हम इसको चर्चा कर लेते हैं। हमने एम को देखा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को,
सी को देखा। इसके बाद वेस्कुलस राजधानी को देखा जो जल का गठन करता है, जल का शोषण करता है। गॉल्गी बॉडी को हमने देखा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा, ER बोलते हैं यहाँ पे। फिर हमने राइबोसोम्स को देखा। इसके बाद हमने लाइसोसोम्स को देखा, ठीक है। और लास्ट में हमने किसको देखा, न्यूक्लियस को देखा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। केंद्रक, हिंदी में केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा कि यह जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, ये पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। ये कोशिका का ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन क्यों है, हमने बताया कि ये जिस तरह से ब्रेन हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, इस प्रकार से ये न्यूक्लियस जो होता है ये पूरे कोशिका को कंट्रोल करती है। इसे केंद्रक भी कहते हैं, बीच में है, ठीक है, केंद्रक कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस में ही DNA प्रोटीन प्लस 90% जल पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट्स फैक्ट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और भी कुछ चीज़ें हैं तो हम आगे आपको लेकर आते रहेंगे। ऐसे ही इम्पोर्टेंट्स वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।